दोनों बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण दोनों बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, जब हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि ये हो गई आपतित किरण, ये आपतित किरण होगी बच्चों, और ये हो गई परावर्तित किरण, और ये इसके बीच क्या हो गया, लंब हो गया। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और ये वाला जो कोण है इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। अगर आपतन कोण 25 डिग्री का होगा तो आपतन कोण 25 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 25 डिग्री का होगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि यदि आपतन कोण 0 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो दोनों बराबर होगा। अगर 0 डिग्री आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री ही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, देखो बाबू, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो जल्दी कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका ऑप्शन, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अभिषेक कुमार बी, प्रीति कुमारी ए, नहीं ये नहीं होगा बाबू। चलिए फटाफट कमेंट करके बताते जाए, बी होगा। देखो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। एक दर्पण है, अब उसके सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो कौन सा दर्पण हो सकता है, केवल समतल दर्पण हो सकता है, केवल अवतल हो सकता है, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। देखो बाबू, किसी भी दूरी पर हम खड़ा हो तो समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, फटाफट कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित, किसी भी दूरी पर कहीं पर भी हो, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। एक दर्पण यहाँ पे, कोई दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, हम कितना ही दूरी पे हो तो उसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण है, जल्दी बताए कमेंट करके बाबू, कौन सा होगा। नहीं, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, या तो समतल हो सकता है अथवा उत्तल हो सकता है। ठीक है, समतल और उत्तल में क्या बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट होगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया है, कह रहे हैं किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कांच है, पानी है, लोहा है, निर्वात है। तो निर्वात मतलब जहां पे वायु नहीं हो, निर्वात जहां पे वायु नहीं हो उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, ऐसे ही कमेंट करते रहो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर प्रकाश के मार्ग में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश जो है आगे ऐसे पार करके उसको नहीं जाती। अगर उसके मार्ग में अगर हम किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दे, इधर प्रकाश जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है बाबू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है, ऑप्शन कमेंट करके बताइए जल्दी। पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभासी, इनमें से कोई नहीं। संजीत महतो सी, प्रिंस कुमारी ये नहीं होगा बाबू, समीर सी, औरंगजेब, शाहिद रजा सी, हाँ बिल्कुल सी होगा, प्रभासी। देखो अब कांच को घिस दिया जाए या चाहे तेल में लगा हुआ कागज हो तो उस कागज से प्रकाश का कुछ ही भाग गमन करता है और प्रकाश का अधिकांश भाग उधर ही रह जाता है, कुछ ही भाग गमन करता है। तो ऐसे पदार्थ को, वह पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग गमन करता है, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभासी पदार्थ कहते हैं। तो तेल लगा कागज क्या हो जाएगा हमारा, प्रभासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो बाबू प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। हमारे घरों में जो समतल दर्पण लगा है जिसमें हम चेहरा देखते हैं उसमें किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, बताना है आपको। चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए। जी बिल्कुल, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमारे घर में जो हम चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण है, उसमें हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। मतलब कोई समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण पर क्या हो रही है जी, अभिसारी किरण पुंज आ रही है। अभिसारी किरण पुंज मतलब कि एक बिंदु पर मिलने के लिए आ रही है। तो देखो समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में चाहे वस्तु कैसा भी हो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अगर अभिसारी किरण पुंज आ रही है समतल दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद वो अभिसारी ही रहेगी, सेम टू सेम। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, -1, 0, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें समझने की जरूरत है। एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने, ये समतल दर्पण हम ले लिए, और समतल दर्पण के सामने अगर हम 10 cm की, एक 10 cm ऊंची, क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक 10 सेंटीमीटर की वस्तु ले लेते हैं। ठीक है, 10 cm की वस्तु ले लेते हैं, तो इसका इमेज उतना ही बड़ा बनेगा, 10 cm का ही बनेगा, है ना। और हमको पता है आवर्धन मतलब कि यहाँ +1 कैसे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो 10/10 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, +1 होता है, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चलिए चलिए, ओके जी, कमेंट करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। एक इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से जरा। एक प्रकाशीय किरण, ये समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण हम एक ले लेते हैं यहाँ पे, इधर एक हम क्या करते हैं जी, एक समतल दर्पण ऐसा ले लेते हैं, इसका नीचे वाला भाग कलर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, मतलब सीधी इस तरह पड़ती है, ऐसे पड़ती है, तो इस स्थिति में परावर्तन कोण कितना होगा। देखिए जब वो लंबवत पड़ेगी तो वहां पे आपको पता, अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही पे हो जा रहा है, और हमको पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही पड़ रहा है, तो दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब समतल दर्पण की किरण अगर लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो है परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह क्या कहते हैं बाबू, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, ओके, क्या कहते हैं, किरण पुंज। आपने देखा होगा अक्सर गांव वगैरह में कि जब हम लोग धान की जो पुलिया होती है, बहुत सारी पुलिया एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, एक है तो पुलिया, और बहुत सारी पुलिया को इकट्ठा कर देते उसको पुंज कहा जाता है। तो वैसे एक किरण है तो किरण, और बहुत सारा ग्रुप में किरण है तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो कैसा होता है, अभिसरित प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, अपसरित, इनमें से कोई नहीं। देखो बाबू, यहाँ पे ये सूर्य हो गया, सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी की अपेक्षा, तो ये सूर्य हो गया, और सूर्य से प्रकाश किरणें बहुत सारी आ रही हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे पृथ्वी हो गया ये। तो सूर्य से जो किरणें आती है हमको कैसा प्रतीत होगी, समानांतर सब प्रतीत होगी। उससे किरणें जो आएगी कैसी आएगी, समानांतर। सूर्य बहुत बड़ा है और बहुत बड़े सूर्य के सामने पृथ्वी इतनी छोटी है, तो ऐसे जो उससे जो प्रकाश किरणें आएगी क्या आएगी, समानांतर आएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा जी, बी सही हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी। ओके समीर, संध्या गुप्ता, चलिए बहुत बढ़िया बाबू। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि ये अगर हम दर्पण ले लेते हैं, ये दर्पण हो गया हमारा, और ये वक्रता केंद्र हो गया, तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कहते हैं। और आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है दो गो फोकस के बराबर होती है, यानी कि आर बराबर, आर जो है बराबर है एफ प्लस एफ, यानी कि दो गो एफ के बराबर है, या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई ये 2, इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो दो ही रिलेशन है, फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच ये दो संबंध है। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा दिया हुआ है, एफ इक्वल टू आर बाई 2। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, इसमें सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते रहो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखो ध्यान देना, यहाँ पे अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी है, काल्पनिक है, सीधा भी और बड़ा भी है। तो कह रहा है कि कहां पे होना चाहिए वस्तु को, दर्पण के किस जगह पे होना चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं इस चीज को। एक हम अवतल दर्पण ले लेते हैं और ये वक्रता दर्पण का ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया? फोकस हो गया। तो जब ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखा जाएगा, बात समझ रही ना, तो क्या होगा जी? जब यहां पर हम किसी वस्तु को रखेंगे, ऐसे यहां पे, तो पीछे बढ़ाने पे जाकर किरणें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो अगर हम यहां पे इसका इमेज बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यदि हम, ओके बाबू, यदि हम अगर किसी वस्तु को कहां रखेंगे? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, और यहाँ पर डी नंबर दिया है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो वस्तु को रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक। पीछे तो काल्पनिक है, सीधा भी और क्या है? बड़ा भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है बाबू? जल्दी बताओ कमेंट करके। अगर कोई काल्पनिक प्रतिबिंब है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? सीधी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ओके, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम छोटे छोटे वस्तुओं को देखते हैं, तो उसमें कौन सा लेंस होगा? ये थोड़ा सा अपना कमेंट सेंस लगाओ, बताओ जल्दी कमेंट करके। कौन सा लेंस होगा बाबू? कौन सा लेंस होगा? कौन सा लेंस होगा? गोविंदा कुमार, संजीत महतो, बी। चलो जी आगे देखेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है बाबू। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत में दाढ़ी उड़ी बनाने के, बाल काटने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? जनरली हमारे घरों में जो दर्पण है वो समतल दर्पण होता है, लेकिन बड़े बड़े सैलूनों में अवतल दर्पण लगे रहते हैं। अवतल दर्पण में चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और शेविंग करते समय दाढ़ी छूटने की संभावना कम होती है। तो हजामती दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। आपने अक्सर देखा होगा रात्रि में एक बड़ा सा लाइट जलाया जाता है, घुमा घुमा करके, सर्च लाइट होता है वो। तो उसका परावर्तक सतह किसका होता है? कमेंट करके जल्दी बताओ बाबू, जल्दी कमेंट करके बताओ। अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का बना होता है। उसका सतह कैसा होता है जी? अवतल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी से हो जाएगा, 19 का बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? डॉक्टर जो होते हैं किस दर्पण का उपयोग दांत को बड़ा करके देखने के लिए करते हैं? तो चलो बताओ कमेंट करके जल्दी, क्या हो जाएगा जी हमारा ऑप्शन नंबर? हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में तो छोटा इमेज बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु क्या होता है जी? छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो डॉक्टर जो है दांत को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर उतारा जाता है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा एक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है पर्दा पे, हो गया। प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को, दर्पण की फोकस दूरी बताने के लिए जो प्रयोग करता है उसको क्या मापना है? क्या मापना पड़ेगा उसको? दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबू उसको दोनों मापना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखो ध्यान से देखना है, आवर्धन ऋणात्मक, जैसे ही आवर्धन ऋणात्मक होगा तो सीधा आंख बंद करके हम क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक दर्पण में। ओके,
तो क्या हो जाएगा हमारा जी, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो हमेशा उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा ही, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है, प्लस 32 cm है, थोड़ा प्लस रहेगा बाबू, प्लस 32 cm है। यहां पर एक कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आर का मान दिया हुआ है प्लस में, आर का मान क्या दिया है 32 दिया हुआ है, तो हमको एफ का मान कह रहा है, क्या होगा एफ का मान, तो एफ इक्वल क्या होता है r/2, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये प्लस में है तो 32 है ना, बाई क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा हमारा 16, प्लस 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा हमारा जी, सी सही होगा बाबू। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य मतलब पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है 4 आपको, कमेंट करके जल्दी बताइए, किस दर्पण का उपयोग करते हैं पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, किसका करते हैं, उत्तल दर्पण करते हैं, उत्तल का। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है और वस्तु साफ, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा और साफ प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए पीछे का आप देखा होगा कि बाइक में ये लगा रहता है, उसमें पीछे की वस्तु को देखते हैं तो उत्तल दर्पण होता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि उसका जो एरिया होता है, दृष्टि क्षेत्र होता है, बड़ा होता है और किसी वस्तु को उसमें साफ और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा बाबू, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, कोई भी दर्पण हो, और दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ये हम क्लास में देखबे किए थे कि दर्पण कोई भी हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगी बाबू, ऋणात्मक। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। हमारे पास दो दर्पण है, एक ये हो गया हमारा क्या, एक अवतल हो गया और एक क्या हो गया, उत्तल हो गया, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का फोकस आगे होता है और उत्तल दर्पण का फोकस पीछे होता है, ठीक है, बस समझिएगा ध्यान जरा। तो यहाँ पे अवतल कोई भी चीज हम दर्पण के आगे लेंगे, दर्पण के आगे जो कोई भी चीज हम मापेंगे तो ऋणात्मक होता है, और दर्पण के पीछे हम कोई भी चीज मापेंगे तो उसको हम धनात्मक लेंगे। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है दर्पण के पीछे होता है, तो जो भी चीज दर्पण के पीछे होगा कैसा होगा बाबू, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो क्या हो जाएगा जी, हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। कार के अग्रदीप मतलब कार के आगे, आगे जो लाइट लगा रहता है जिसको हम लोग हेडलाइट बोलते हैं, तो उस अग्रदीप में मतलब हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो बाबू उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया। अवतल दर्पण क्या करता है कि किरणों को एक जगह फोकसित करता है, अभिसरित करता है, बस में क्या ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, अवतल दर्पण हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण दिया है तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, हम नहीं बता सकते हैं। अगर समतल दर्पण कोई है और वहां बहुत सारी किरणें पड़ रही है तो वहां से टकरा के कहां मिलेगी हम नहीं बता पाएंगे। तो क्या होती है जी बाबू, उसमें अनंत होती है। तो ये आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो आप क्या लगाएंगे, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण ध्यान से देखना बाबू, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम किसी वस्तु को कहां रखेंगे बाबू, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र पर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वक्रता केंद्र पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा भी है, वास्तविक भी है और क्या है, वस्तु के बराबर भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए ऐसे ही कमेंट करते रहो बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, समतल, उत्तल, अवतल। देखो ऐसे जनरली हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं वो समतल दर्पण होता है, लेकिन जो है उपयुक्त दर्पण जो है, ठीक है, उसमें अवतल होना चाहिए। अवतल में चेहरा बड़ा दिखाई देता है जिससे दाढ़ी छूटने की संभावना कम होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? ध्यान देना जरा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 है, इसका f का जो मान है वो 1 दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो f इक्वल टू क्या होता है? f इक्वल टू r/2। f का वैल्यू कितना दिया हुआ है? f का वैल्यू 1 दिया है। f का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पर ध्यान देंगे, फोकस दूरी 1 दिया है, f का वैल्यू 1 दिया है, ये क्या हो जाएगा? r/2। क्रॉस इंटू करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 है, फोकस दूरी 1 और उसकी वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर क्या होगा बाबू? f होगा, थोड़ा देखेंगे यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, f होगा यहाँ पे। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या, सॉरी यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, f होगा जी, ठीक है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो पता है f इक्वल टू क्या होता है? f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। यही दोनों संबंध होता है। तो देखें कौन इसमें दिया है, क्या दिया हमारा? r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? b सही हो जाएगा, b सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण है सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं छोटा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जैसे उत्तल दर्पण आ जाए तो आप समझ लीजिए कि उसमें हमेशा हमेशा क्या बनेगा? वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, कमेंट ऐसे ही करते रहो बाबू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, करें क्वेश्चन कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण होगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी क्वेश्चन आ गया, कुछ देर पहले हम उत्तल का देखे तब अवतल का आ गया। तो जो भी चीज अवतल दर्पण का फोकस आगे होता है, अब जो भी चीज हम दर्पण से आगे लेंगे बाबू वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण कह रहा है तो अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है? आगे होती है, यानी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ये गोलीय दर्पण है तो इसका जो वृत्ताकार गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ हो गया। वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, इसका व्यास क्या कहलाएगा? तो बाबू आपको याद रखना है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है जी? द्वारक कहलाता है। ये दर्पण हो गया आपका, ये आपका दर्पण हो गया, ठीक है। इसका क्या कह रहा है? ये जो वृत्ताकार भाग हो गया, इसका जो रेडियस होगा वृत्ताकार भाग का, वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा बाबू, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है तो यह, ध्यान दीजिएगा, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, प्लस 20 cm है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? फोकस दूरी प्लस में, तो किसका फोकस प्लस होता है? उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे 20 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको चिन्ह देखना है केवल। तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 cm है, फोकस दूरी प्लस 20 cm, तो धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? उत्तल दर्पण की होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? घुमा कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार और, है ना। किस दर्पण की चिन्ह परिपाटी के अनुसार किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है? तो क्या हो जाएगा बाबू हमारा? क्या हो जाएगा? क्या होगा? अवतल दर्पण आगे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण है और हमको काल्पनिक प्रतिबिंब भी चाहिए और बड़ा प्रतिबिंब भी चाहिए, तो हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे? देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, आवर्धित और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक दोनों चाहिए, तो हम वस्तु कहाँ रखेंगे बाबू? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ रखेंगे? बोलिए। फोकस और ध्रुव के बीच। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है?
ठीक है, हमको आभासी प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे जरा, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा। देखिए, समतल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, लेकिन अवतल दर्पण द्वारा भी ये क्या बोल रहे हैं, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के इमेज बनता है। तो हमारा समतल दर्पण बनाता ही है, उत्तल में भी बनता है और अवतल में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, सब में बनता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फोकस दूरी 20 सीएम के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, फोकस सीएम एफ कितना दिया आपका? 20 सीएम दिया हुआ है। आर कह रहा है, आर क्या होता है? 2f। आर इक्वल टू क्या होता है? आर जो होता है वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगुना होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें? 2 इंटू एफ का वैल्यू तो दिया हुआ है 20, तो क्या हो जाएगा ये? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आंख नाक गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। मतलब आंख नाक या गला को देखने के लिए जो डॉक्टर है किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ठीक है, बड़ा करके देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। उत्तल दर्पण है बाबू, उत्तल आवर्धन का कहने का मतलब क्या है? देखिए, उत्तल दर्पण में अगर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका महत्तम आवर्धन कितना होगा, कितना बड़ा उसका इमेज बन सकता है। तो अब यहाँ पे आपका जब दर्पण उत्तल रहेगा तो उत्तल दर्पण में अगर बहुत ज्यादा प्रतिबिंब बड़ा बने तो वस्तु के आधा बनता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस है, एक लेंस वाला क्वेश्चन इसमें आ गया है, देख लेते हैं इसको। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? छोटा, आभासी, सीधा। छोटा तो होता ही है, आभासी भी होता है और सीधा भी होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? डी हो जाएगा। छोटा भी होता है, काल्पनिक भी होता है और सीधा भी होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा। क्या बनेगा जी? कम तीव्र बनेगा, कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी 10 सीएम के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। ठीक है, फोकस दूरी 10 सीएम, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसकी जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी फोकस दूरी कितनी दी हुई है जी? 10 सेंटीमीटर है। तो इस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। धनात्मक कब होगा? आवर्धन धनात्मक तब होगा जब वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो काल्पनिक बनने के लिए वस्तु कहां रखना पड़ेगा हमको? एफ के भीतर रखना पड़ेगा। तो यानी एफ के भीतर मतलब 10 सेंटीमीटर से कम। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए जी, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, अवतल दर्पण है बाबू। ठीक है, हम यहाँ फोकस पे हैं, इधर फोकस पे हैं और फोकस से हमको किधर जाना है? ध्रुव की ओर जाना है। फोकस से हमको ध्रुव की ओर जाना है। तो कह रहा है कि आवर्धन का मान, अगर यहां से फोकस अगर हम ध्रुव की ओर जाएं तो आवर्धन का मान क्या होगा? तो ध्यान रखना है, जैसे हम फोकस इधर बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। यानी आवर्धन का मान क्या होगा? आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति है, एक अवतल दर्पण है। देखेंगे, ध्यान देंगे जरा, एक अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष हो गया। इसमें एक चींटी जो है क्या कर रही है? प्रधान अक्ष पर चलती चींटी, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता है, मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो कह रहा है चींटी की गति क्या होगी? तो जैसे हम लोग एफ से इधर बढ़ेंगे, एफ से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, कोई भी वस्तु का हम कोई वस्तु ले लें और उसको फोकस से अगर हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उसका इमेज सीधा तो बनेगा ही बनेगा, उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा जी? कौन ऑप्शन होगा इसमें? फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण का किस प्रकार का दर्पण है? अपसारी, अभिसारी, अभिसारी तथा अपसारी, इनमें से कोई नहीं। देखो अब अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को एक जगह अभिसरित करता है। तो जो प्रकाश की किरणों को एक जगह अभिसरित करे तो उसको दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अभिसारी दर्पण बोलेंगे। तो हमारा 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अभिसारी दर्पण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। हम लोग क्लास में देखे ही है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बाबू? आवर्धन। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ए होगा, बी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, तो आई और आर दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई इक्वल आर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ बराबर आर बाई टू, एफ जो है एफ इक्वल टू आर बाई टू, ध्यान देंगे जरा। अच्छा क्वेश्चन है, एफ बराबर आर बाई टू किस दर्पण के लिए सत्य है? अवतल दर्पण के लिए, समतल के लिए, उत्तल के लिए, ए एवं सी दोनों में। देखिए बाबू, समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो अनंत होता है, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। बाकी अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों में ये सत्य है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण की जो चौड़ाई है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश है, कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। क्या है प्रकाश? देखो बाबू, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और जब प्रकाश की किरण हमारे नेत्र को, वस्तुओं को देखने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो क्या है जी? आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, दर्पण सूत्र है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, दर्पण सूत्र है, ठीक है। तो पता है हमको कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल क्या होता है बाबू? 1/f, यही है दर्पण सूत्र। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्धन का मान, क्वेश्चन दिया है कि आवर्धन एम का मान ऋणात्मक बतलाता है। अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक हो जाए तो हमको क्या जानकारी मिलती है उससे? वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। देखो, जब भी आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो इसका मतलब यह है कि वस्तु प्रतिबिंब के अपेक्षा क्या है? जो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, एक दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, एक दर्पण है, ठीक है बाबू, एक दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ मतलब जिसको परावर्तन होता है, ये उभरा हुआ है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ मतलब जिसमें क्या होता है? परावर्तन होता है। ये उभरा हुआ है तो कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण, उ मतलब उभरा हुआ, उत्तल, उभरा हुआ तल, उत्तल दर्पण हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा, ठीक है, कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे तो उत्तल दर्पण होता है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बराबर आर नहीं लागू होता है, किस दर्पण में लागू नहीं होता है? अवतल में तो होता है लागू, उत्तल में भी होता है, लेकिन समतल में लागू नहीं होता है। सॉरी, आई बराबर आर, क्वेश्चन कह रहा है कि आई बराबर आर नहीं लागू होता है, तो ये आई बराबर आई समतल में भी लागू होता है। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे देखिए समतल दर्पण में भी क्या होता है? समतल दर्पण हो गया, आई इसका हमारा ये हो गया, अभिलंब हो गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया। तो समतल दर्पण में भी आई और आर दोनों बराबर होता है, अवतल में भी बराबर होता है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण में भी, ठीक है, सॉरी ये उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण में भी क्या होता है? ये आई और आर क्या होता है? बराबर होता है। और क्या होता है बाबू? और क्या होता है? अवतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी क्या होता है? आई और आर क्या होता है? दोनों बराबर होता है। तो आई और आर जो है तीनों में लागू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आई बराबर आर नहीं लागू होता है, सब में तो लागू होता ही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, किसी में नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, समतल दर्पण है, आगे क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो बाबू समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है जी? अनंत। ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। चलिए, उत्तल दर्पण होता है समतल, अंदर की ओर वक्रित, बाहर की ओर वक्रित। तो अगर आप देखोगे उत्तल दर्पण को, देखिए बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, तो बाहर की तरफ ये वक्रित होता है। क्या होता है बाबू, बाहर की तरफ वक्रित होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे जरा ध्यान से। एक वस्तु के एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, वस्तु को यहां पर रखा गया है, यहां ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और यहां से आपको पता है कि यहां से जो यहां तक की दूरी उसको आर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा समझेंगे जरा। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया, मतलब यहां पर वस्तु को रखा गया है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे ना, तो इमेज वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर, यहां पर बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होगी, क्या हो जाएगी, तो वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र सेम दूरी पर। अब वस्तु को यहां पर रखिएगा, तो ये जितना दूर वस्तु को रखा गया उतना ही दूर पे इसका इमेज बनता है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या होती है, आर होती है। और आर का मान क्या होता है बाबू, 2f होता है। आर का मान क्या होता है, 2f होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले सेशन में, अगले जो हम लोग का चैप्टर होगा, हम लोग रसायन शास्त्र में, यानी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बस इतना ही आज के लिए।